नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के समय में प्रॉपर्टी को लेकर के भाई भाई में, भाई बहन में, यहां तक कि पिता पुत्र में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब प्रॉपर्टी पैतृक होती है यानी कि एंसेस्ट्रल होती है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दोस्तों, भारत में प्रॉपर्टी को लेकर के चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, तरह तरह के कानून बने हुए हैं और उन पर समय समय पर हाई कोर्ट के द्वारा या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स और डायरेक्शंस आती रहती हैं। दोस्तों, आज के समय में भी पैतृक संपत्ति को लेकर के या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। क्या पैतृक संपत्ति में केवल बेटों का अधिकार होता है? क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटियों का कोई भी अधिकार नहीं होता? 2005 में जब सक्सेशन एक्ट में बदलाव किए गए, अमेंडमेंट की गई, तो उसका इफेक्ट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के क्या हुआ? क्या पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार है? अगर पैतृक संपत्ति को बेचना है तो उसे किस तरह बेचा जा सकता है? दोस्तों, इस तरह के डाउट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के मन में आते रहते हैं और आज हम इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करेंगे और साथ में जानेंगे पैतृक संपत्ति और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के 5 बेसिक राइट्स क्या हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, पैतृक संपत्ति के 5 बेसिक राइट डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संपत्ति या प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। देखिए, प्रॉपर्टी मेजरली 2 तरह की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसे हम पैतृक संपत्ति भी कहते हैं, कई लोग इसे जद्दी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में कि एक प्रॉपर्टी कब एंसेस्ट्रल मानी जाएगी। दोस्तों, जब प्रॉपर्टी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन और तीसरी से चौथी जनरेशन पर आती है, यानी कि पहले से चौथी जनरेशन पर आती है, तब वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि चौथी जनरेशन के हाथ में जब वो प्रॉपर्टी आएगी तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के पास एक मकान था। वो मकान उनसे मेरे ग्रैंडफादर को आया, ग्रैंडफादर से मेरे पिताजी को आया और पिताजी से मुझे आया। तो मेरे हाथ में जब वो प्रॉपर्टी आएगी तो वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी 3 जनरेशन पास करके मेरे पास आई है। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है जो प्रॉपर्टी व्यक्ति ने खुद अपने जीवन काल में अपनी कमाई से बनाई है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में अपनी खुद की कमाई से एक मकान बनाया, उसे कंस्ट्रक्ट किया, तो वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति में आने वाली जनरेशन का जन्म से ही अधिकार होता है, लेकिन वो आने वाली जनरेशन चौथी जनरेशन के बाद होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार जब वो चौथी जनरेशन के पास आएगी तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी, और जब वो एक बारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन गई तो चौथी जनरेशन के बाद जितनी भी जनरेशन आएंगी उन सब के लिए वो एंसेस्ट्रल बन जाएगी, उन सबका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। वही दूसरी तरफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है केवल उसी का अधिकार होता है, बाकी किसी का अधिकार नहीं होता, और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट के थ्रू, सेल डीड के थ्रू या विल बना करके किसी और को दे सकता है, दूसरे के राइट्स क्रिएट कर सकता है। यानी कि बाय डिफॉल्ट आने वाली जनरेशन का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपका और भी क्लियर कर दूं कि यदि मान लीजिए कि परदादा से प्रॉपर्टी दादा को आई, लेकिन दादा ने उस प्रॉपर्टी की विल कर दी मेरे पिताजी के नाम पे और पिताजी से मुझे आई, तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्योंकि दादाजी के द्वारा पिताजी के नाम पर वसीयत कर दी गई थी। यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वही कहलाएगी
जो कि 3 जनरेशन से बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के चली आ रही है, और जब वो चौथी जनरेशन के पास आएगी तो उसकी नेचर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बन जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग 5 बेसिक राइट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले है राइट बाय बर्थ, यानी कि पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौथी जनरेशन पर प्रॉपर्टी पैतृक बन जाती है, तो उसके बाद आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनका उस प्रॉपर्टी में जन्म से ही अधिकार होगा, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन गई है। ऐसे में जो माइनर बच्चे हैं उनका भी उस प्रॉपर्टी में अधिकार होगा, यानी कि उनको 18 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों हमारा दूसरा बेसिक राइट यही कहता है कि जी हाँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का अधिकार होता है। 2005 से पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में केवल पुरुषों का अधिकार था, मेल्स का अधिकार था, लेकिन सरकार के द्वारा 2005 में एक्ट को चेंज किया गया, अमेंड किया गया, और अब नए कानून में पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटे और बेटी दोनों का बराबर का अधिकार है। यानी कि एक बहन, एक बेटी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने शेयर की डिमांड कर सकती है, क्योंकि वो उसका राइट है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार भी होता है। दोस्तों यही हमारा तीसरा बेसिक राइट है, जो ये कहता है कि पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए बाकी को पार्टनर्स की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एक पैतृक संपत्ति है जिसमें 5 मकान हैं और 5 ही उसके शेयर होल्डर हैं, यानी कि 5 ही उसमें को पार्टनर्स हैं। ऐसे में यदि उस प्रॉपर्टी को बेचना है तो या तो सभी का कंसेंट होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी एक व्यक्ति उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, क्योंकि उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सभी का शेयर है, क्योंकि अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है कि कौन सा पोर्शन किसका है। ऐसे में यदि एक व्यक्ति, एक शेयर होल्डर अपना शेयर बेचना चाहता है तो उसे कोर्ट में पिटीशन या सूट डालना पड़ेगा, या फिर बाकी को पार्टनर से मिलकर के एक सेटलमेंट डीड बनानी पड़ेगी, जिसके तहत बाकी शेयर होल्डर उसे 1/5 हिस्से का बेचने का अधिकार दे देंगे। यानी कि पैतृक संपत्ति को बेचना कोई आसान काम नहीं है, इसमें भी बहुत सारी अड़चने हैं। दोस्तों हमारा चौथा अधिकार भी पैतृक संपत्ति को बेचने के रिगार्डिंग ही है। दोस्तों यदि किसी को पर्सन को कोई इमरजेंसी आ गई है जिसके तहत वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के शेयर को बेचना चाहता है, तो ऐसे में उसे सिविल सूट फॉर पार्टीशन डालना पड़ेगा। जब तक पैतृक संपत्ति में ये निश्चित नहीं हो जाता कि कौन सा हिस्सा किसका है, तब तक कोई भी ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ये उसका हिस्सा है या दूसरा उसका हिस्सा नहीं है। केवल और केवल पार्टीशन सूट के बाद ही ये पता लगता है, ये डिसाइड होता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कौन सा हिस्सा किसका है। उसके बाद ही को पार्टनर्स अपने अपने हिस्से को बेच सकते हैं। दोस्तों हमारा 5वां बेसिक राइट ये है कि क्या जिस शेयर होल्डर को अपना हिस्सा बेचना है केवल वही कोर्ट में जा सकता है या अन्य को पार्टनर भी जा सकते हैं। दोस्तों ऐसे में कानून कहता है कि कोई भी लीगल हेयर या कोई भी को पार्टनर्स पैतृक संपत्ति को पार्टीशन करने के लिए कोर्ट में जा सकता है, और ऐसे में एक माइनर भी पार्टीशन सूट डाल सकता है, लेकिन वो पार्टीशन सूट माइनर के गार्जियन के द्वारा डाला जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पैतृक संपत्ति, जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, और साथ ही हमने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जाना। उन दोनों में क्या अंतर है ये जाना, और ये भी जाना कि पैतृक संपत्ति के क्या 5 बेसिक अधिकार हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।